नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2026-2027 के केंद्रीय बजट से जुड़े कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। इन्हें विकसित भारत के लिए एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट की तरह पेश किया गया है। तो हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, बल्कि इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करना है। ये समझना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का जो इतना बड़ा लक्ष्य है, उसकी नींव के पत्थर आखिर हैं क्या। और ये एक बहुत दिलचस्प नजरिए से देखना होगा, क्योंकि ये स्रोत किसी एक साल के हिसाब किताब से आप कह सकते हैं कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का संकल्प पत्र है जो अगले 2 दशकों की दिशा तय करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसकी आत्मा को समझें तो इसमें 4 चीजें साफ दिखती हैं। एक बड़ा लक्ष्य, उस तक पहुंचने का एक नया नजरिया, बदली हुई प्राथमिकताएं और इन सब के बीच एक संतुलन। ठीक है, तो इस इमारत की नींव से ही शुरू करते हैं। लक्ष्य तो साफ है, विकसित भारत एट 2047, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसका नजरिया। स्रोतों में लिखा है, संचय की जगह कार्यवाही और वाकपटुता की जगह सुधार। सुनने में तो ये बहुत अच्छे नारे लगते हैं, पर जमीन पर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका जमीनी मतलब है आर्थिक स्थिरता की गारंटी देना। जी कोई भी बड़ी इमारत कमजोर नींव पर तो टिक नहीं सकती है ना। बिल्कुल। और इस ब्लूप्रिंट की नींव ही है इकोनॉमिक रेजिलियंस, मतलब आर्थिक लचीलापन। स्रोत बताते हैं कि लगभग 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट को बनाए रखना, वो भी तब जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही है, इस नींव का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन अक्सर हम ये भी तो सुनते हैं कि तेज ग्रोथ अपने साथ कमर तोड़ महंगाई भी लाती है। जी, तो क्या ये ऐसा सौदा है जहां विकास की कीमत आम इंसान को चुकानी पड़ती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और यहीं पर नींव का दूसरा स्तंभ आता है, नियंत्रित मुद्रास्फीति, यानी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। रणनीति यह है कि ग्रोथ ऐसी हो जिसका फायदा लोगों की जेब तक पहुंचे, न कि बढ़ी हुई कीमतें उसे खा जाएं। अच्छा। और इस संतुलन को साधने के लिए 2 और चीजें की जा रही हैं। एक है राजकोषीय अनुशासन। आसान भाषा में कहें तो? आसान भाषा में, सरकार अपने खर्चों को चादर से बाहर नहीं जाने दे रही, घाटे को काबू में रख रही है। और दूसरी चीज? दूसरी है सार्वजनिक निवेश, यानी केपेक्स पर बड़ा दांव लगाना। जब सरकार खुद सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे पर भारी निवेश करती है, तो वो सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं खरीद रही होती। वो प्राइवेट सेक्टर को एक सिग्नल देती है कि देखिए, हमने एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब आप आकर इस पर अपनी फैक्ट्रियां लगाइए। ये चारों चीजें, हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, फिस्कल डिसिप्लिन और हाई केपेक्स, मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां निवेशक भरोसा कर सकते हैं। तो ठीक है, नींव मजबूत हो गई। अब बात करते हैं उन इंजनों की जो इस नींव पर विकास की गाड़ी को खींचेंगे। मैं देख रही हूं कि मैन्युफैक्चरिंग इंजन्स को लेकर कुछ बहुत बड़े दाव लगाए जा रहे हैं, जैसे बायोफार्मा शक्ति और सेमीकॉन इंडिया 2.0। ये सब भविष्य की टेक्नोलॉजी लगते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ फैंसी नाम है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत गहरी और जरूरी रणनीति है। ये सिर्फ भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। बायोफार्मा शक्ति को ही लीजिए। आज भी हम कई जरूरी दवाओं के कच्चे माल, जिन्हें एपीआईज कहते हैं, हाँ, एपीआईज, उनके लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये पहल उस निर्भरता को खत्म करने और भारत को दवाओं के इनोवेशन और प्रोडक्शन में एक ग्लोबल लीडर बनाने की कोशिश है। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, ये डिस्कवर इन इंडिया की तरफ एक कदम है। और सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी यही बात लागू होती है। बिल्कुल। आज चिप्स या सेमीकंडक्टर्स के बिना तो कुछ भी नहीं चलता, आपके फोन से लेकर आपकी कार और मिसाइल तक। और इस मामले में हम पूरी तरह ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन पर निर्भर हैं। सेमीकॉन इंडिया 2.0 उस निर्भरता को तोड़ने और भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में एक उपभोक्ता से एक जरूरी खिलाड़ी बनाने की कोशिश है। अच्छा। इसी के साथ 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स और डिफेंस एरोस्पेस कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट देना, ये सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये तो बड़े उद्योगों की बात हुई, लेकिन भारत की असली औद्योगिक ताकत तो उसके छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज में बसती है। उनके लिए क्या किया जा रहा है? मैं कॉरपोरेट मित्र जैसी पहल के बारे में पढ़ रही हूँ, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में मदद करेगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती तो कर्ज और पेमेंट की होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, कॉर्पोरेट मित्र अनुपालन का बोझ कम करने के लिए एक अच्छा कदम है। इसी तरह मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना या क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी पर ड्यूटी कम करना, ये सब लागत घटाकर एमएसएमईज को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं।
लेकिन जहां तक क्रेडिट की बात है, ये ब्लूप्रिंट सीधे तौर पर किसी नई क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा नहीं करता, बल्कि ये मानता है कि जब पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा सुधरेगा, बैंकों की सेहत अच्छी होगी, तो एमएसएमईज के लिए कर्ज लेना अपने आप आसान हो जाएगा। तो मतलब अप्रोच डायरेक्ट सब्सिडी की बजाय इकोसिस्टम को सुधारने पर है। बिल्कुल। तो एक इंजन हुआ मैन्युफैक्चरिंग का हार्डवेयर, लेकिन भारत की असली ग्लोबल पावर तो हमेशा से उसके दिमाग मतलब सर्विसेज सेक्टर में रही है। क्या उस पर भी इतना ही जोर है? स्रोत तो पर्यटन को एक अनुभवनजन्य गंतव्य के रूप में विकसित करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब टूरिस्ट सिर्फ एक पुराना किला या स्मारक देखने नहीं आएगा। सोचिए, आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएं और वहां सिर्फ एक बोर्ड न लगा हो, बल्कि ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए वो किला आपके सामने फिर से जिंदा हो जाए। वाह! या एक लाइट एंड साउंड शो आपको उस जगह की कहानी सुनाए। 15 पुरातात्विक स्थलों को इसी तरह बदलना, ये टूरिज्म को एक पैसिव एक्टिविटी से एक एक्टिव एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश है। और जब भी ब्लू इकोनॉमी की बात होती है तो हमारा ध्यान सिर्फ टूरिज्म या शिपिंग पर जाता है। क्या इसके और भी पहलू है? बिल्कुल, और यही हमें सर्विसेज को कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखना होगा। स्रोतों के मुताबिक ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मत्स्य पालन यानी फिशरीज से जुड़ा है। अच्छा। इसमें सिर्फ मछली पकड़ने वालों को नाव देना शामिल नहीं है, बल्कि झींगा यानी श्रिम्प की खेती के लिए वित्तीय मदद देना, कोस्टल एरिया में प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज की एक पूरी वैल्यू चेन बनाना, ये सब शामिल है, ताकि मछुआरे की आय बढ़ सके। हाँ, दोगुनी तिगुनी हो सके। ये दिलचस्प है। और पारंपरिक कृषि का क्या? पारंपरिक कृषि में भी फोकस अब सिर्फ गेहूं चावल से आगे बढ़ रहा है। काजू और कोको जैसी हाई वैल्यू फसलों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करना, सहकारी समितियों को पूरी तरह से डिजिटाइज करना ताकि पारदर्शिता बढ़े, यह सब उसी दिशा में कदम है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नैनो डीएपी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। नैनो डीएपी ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये खाद का एक स्मार्ट वर्जन है। जहां किसान को एक बोरी पारंपरिक डीएपी डालनी पड़ती थी, वहां अब नैनो डीएपी की एक छोटी सी बोतल से काम चल जाएगा। बस एक बोतल से? हाँ, ये पौधों में बेहतर तरीके से सोख लिया जाता है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है, मिट्टी का प्रदूषण कम होता है और सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी घटता है। तो हमने अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत कर ली, विकास के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंजन भी बना लिए, लेकिन ये इंजन चलेंगे कहाँ? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका आती है। और यहाँ जो आंकड़े हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में तो जमीन अधिग्रहण की बहुत समस्याएं आती हैं। क्या स्रोतों में इस पर कोई बात है? आपकी चिंता जायज है, क्योंकि भारत में बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का इतिहास देरी और बढ़ती लागतों से भरा रहा है। लेकिन यहाँ अप्रोच में एक बदलाव दिख रहा है। गति शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अब प्लानिंग को इंटीग्रेट किया जा रहा है। मतलब सब विभाग मिलकर काम करेंगे? हाँ, ताकि रेलवे लाइन बिछाने के बाद सड़क बनाने के लिए उसे फिर से न खोदना पड़े। और सिर्फ रेल ही नहीं, 20 नए अंतर्देशीय जल मार्ग यानी इनलैंड वाटरवेज पर भी काम हो रहा है, जो माल ढुलाई को बहुत सस्ता बना सकते हैं। और एक चीज जो मुझे खास लगी वो है टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक विशेष फंड। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है, इसे चलाने के लिए ऊर्जा कहां से आएगी? सही बात है। यहीं पर इस ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा यानी ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास तस्वीर में आता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं? देखिए, इतनी ट्रेनें, फैक्ट्रियां और शहर चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा और भरोसेमंद बिजली चाहिए। इसलिए एक तरफ 2035 तक परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी जा रही है। ये तो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हुआ। बिल्कुल, लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कोयले पर निर्भरता हमेशा नहीं चल सकती। तो फिर हरित विकास के लिए क्या ठोस कदम है? कई कदम है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स जो बैटरी और सोलर पैनल बनाने के लिए चाहिए, उनकी प्रोसेसिंग को देश में ही करने के लिए कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है। मतलब अब हम सिर्फ कच्चा माल खोदकर बेचेंगे नहीं, बल्कि वैल्यू एडिशन यहीं करेंगे। इसके अलावा पेट्रोल में इथेनॉल की तरह अब कंप्रेस्ड बायोगैस को भी ब्लेंड करने पर टैक्स में छूट दी जा रही है। ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सब तो अर्थव्यवस्था, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, किसी भी विकास का अंतिम लक्ष्य तो लोगों का जीवन बेहतर बनाना है।
तो क्या ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस विकास की ट्रेन में हर किसी के लिए जगह हो? ये इस पूरे विजन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर विकास का फायदा कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह जाए तो वो अधूरा है। महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सालाना आय को 1 लाख रुपए से ऊपर ले जाना है। ये सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और युवाओं के लिए? मैं एवीजीसी सेंटर्स का जिक्र देख रही हूँ। यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें क्रिएटिव युवाओं के लिए लाखों नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। स्किल इंडिया के तहत इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और दिव्यांगजनों के लिए भी दिव्यांग सहारा योजना का जिक्र है। जी, जिसमें सहायक उपकरण बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया जाएगा। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के लिए कैसे हो सकता है। लेकिन अक्सर अच्छी योजनाएं खराब गवर्नेंस की वजह से जमीन पर नहीं उतर पाती। मैं विश्वास आधारित शासन जैसा एक टर्म देख रही हूँ। क्या ये सिर्फ एक नारा है? इसे एक नारे से ज्यादा एक फिलॉसफी की तरह देखना चाहिए। इसका मूल विचार है कि सरकार अपने नागरिकों को चोर या टैक्स चोर न समझे, बल्कि एक पार्टनर समझे। और इसके लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे TDS की दर को कई भुगतानों पर 5% से घटाकर 1% या 2% करना। इससे भी बड़ा कदम है TDS भुगतान में देरी जैसी छोटी मोटी चूकों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। इसका एक छोटे व्यापारी के लिए क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि अब उसे एक छोटी सी गलती के लिए जेल जाने का डर नहीं रहेगा। उस पर अनुपालन का मानसिक बोझ कम होगा और वो अपना ध्यान व्यापार बढ़ाने पर लगा पाएगा। अच्छा। इसी तरह फेसलेस टैक्स असेसमेंट और ईमानदार आयातकों के लिए माल की तुरंत क्लियरेंस, ये सब कदम सिस्टम में पारदर्शिता लाते हैं और सरकार और नागरिक के बीच भरोसे का रिश्ता बनाते हैं। चलिए, अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वित्तीय क्षेत्र पर। स्रोत बताते हैं कि विदेशी निवेश यानी FDI को आकर्षित करने के लिए फेमा नियमों की समीक्षा की जाएगी। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प पहल है गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंस हब के तौर पर विकसित करना। इसके लिए एक नया ढांचा लाया जा रहा है जिसे वेरिएबल कैपिटल कंपनी या VCC कहते हैं। वेरिएबल कैपिटल कंपनी, ये क्या चीज है? इसे आसान भाषा में समझिए, ये एक खास तरह का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए बहुत लचीला होता है। ये सिंगापुर और लग्जमबर्ग जैसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में बहुत लोकप्रिय है। तो इसे भारत में लाने का मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के लिए भारत में अपना बेस बनाना और यहीं से ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ये गिफ्ट सिटी को दुबई और सिंगापुर की टक्कर में खड़ा करने की क्षमता रखता है। एक और बात है म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार का विस्तार। इसका आम शहरी नागरिक की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अभी तक हमारे शहरों को सड़कों, पानी, सीवेज जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य या केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। म्यूनिसिपल बॉन्ड का मतलब है कि अब मुंबई, पुणे या इंदौर जैसे शहर अपने विकास प्रोजेक्ट्स के लिए सीधे बॉन्ड बाजार से पैसा उठा पाएंगे। तो उन्हें वित्तीय आजादी मिलेगी। बिल्कुल, और शहरों का विकास तेजी से होगा। एक तरह से अब किसी फ्लाईओवर के लिए मुंबई को दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि ये सिर्फ 1 साल का बजट नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत की एक विस्तृत कार्य योजना है। एक ऐसी इमारत जिसकी नींव आर्थिक स्थिरता पर रखी गई है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के दोहरे इंजन खींच रहे हैं, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस सफर में कोई पीछे ना छूटे। आपने इसका सार बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। ये एक महत्वाकांक्षी लेकिन सोचा समझा रोड मैप है। लेकिन जाते जाते मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। ये ब्लूप्रिंट बहुत मजबूत और सुनियोजित लगता है, लेकिन 2047 तक का सफर बहुत लंबा है, लगभग 23 साल। इस दौरान दुनिया में और देश के भीतर कौन सी ऐसी अप्रत्याशित चुनौतियां या मौके आ सकते हैं, चाहे वो कोई नई टेक्नोलॉजी हो, कोई जियोपॉलिटिकल संकट हो या क्लाइमेट चेंज का कोई बड़ा असर, जो हमें इस पूरे विजन पर फिर से सोचने और इसे बदलने पर मजबूर कर सकते हैं? और क्या हम उस अनिश्चितता के लिए तैयार हैं?